हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी, इंडो पर्शियन मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी। इसमें बेसिकली हम सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड को कवर करेंगे कि उस टाइम पर हिस्ट्री किस तरह से लिखी जाती थी, क्या स्टाइल था। एंड एज़ यू नो हम लोग टॉपिक वाइज कवर नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन वाइज टॉपिक कवर करते हैं। उससे थोड़ा अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so first question is give a brief account of मिनहाज style of history writing. So सबसे पहले हमें ये जानना है कि मिनहाज जो है वो सल्तनत पीरियड के हिस्टोरियन हैं, और हमारी बुक में मिनहाज से पहले दो और हिस्टोरियंस का नाम दिया गया है, फ़ख्र मुदब्बिर एंड हसन निज़ामी। तो इनको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे, बट वी हैव टू मोर फोकस ऑन मिनहाज सिराज जुज़जानी इनका पूरा नाम है, और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क तबक़ात नसरी है। तबक़ात नसरी इन्होंने लिखी तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, बिकॉज़ इनसे पहले जितने भी हिस्टोरियन ने जो बुक्स लिखी, जो टेक्स्ट लिखे, वो उन सब से हट के इनका ये वर्क था। तो उसमें कुछ अलग सा फीचर रहा होगा, अलग स्टाइल रहा होगा, जिसकी वजह से ये इतनी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो वो क्या इम्पॉर्टेंट फ़ीचर था वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में, देखते हैं ये कौन थे, कहाँ से आए थे। ये एक स्कॉलर थे जो खुरासान से माइग्रेट करके यहाँ आए, और इन्होंने बहुत सारे रूलर्स, सेंट्रल एशिया और इंडिया के रूलर्स के साथ काम किया, और इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई एज अ ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट कौन होते हैं? काजी, जो हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। यानी ये जो इनका काम था, यानी ये ज्यूरिस्ट थे, काजी थे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग पर असर डालती थी, इन्फ्लुएंस करती थी। तो क्योंकि इंसान का जो काम होता है, जो उसका बैकग्राउंड होता है, जिस बैकग्राउंड से वो आता है, वो उसकी राइटिंग पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालता है, उसकी राइटिंग में रिफ़्लेक्ट ज़रूर करता है। उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री लिखी, जैसे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मुस्लिम रूलर्स के बारे में लिखा काफ़ी कुछ। जब ये सेंट्रल एशिया में थे, खुरासान में, तो इनकी पूरी फैमिली एक तो स्कॉलर्स की थी, और इन्होंने गौरिद सुल्तान्स के अंडर काम किया था, उनको सर्व किया था। गौरिद सुल्तान्स कौन थे? मोहम्मद गौरी, याद होगा, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ तराइन। तो मोहम्मद गौरी गौरिद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इनकी मिनहाज की पूरी फैमिली ही नहीं, बल्कि मिनहाज ने ख़ुद भी इनके लिए काम किया, इनके कोर्ट में काम किया। और जब 1227 में ये इंडिया आए खुरासान से माइग्रेट करके, तो इन्होंने नसरुद्दीन कबाचा का कोर्ट ज्वाइन कर लिया, जहां इन्हें हेड बना दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज का। नसरुद्दीन कबाचा जो थे वो मुल्तान के रूलर थे, लेकिन अगले ही साल नसरुद्दीन कबाचा की पावर ख़त्म हो गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने उनकी टेरिटरी पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसलिए मिनहाज ने सुल्तान इल्तुतमिश की सर्विस को ज्वाइन कर लिया, जो कि हमें पता है दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। और फिर उन्होंने उनके अंडर एज अ काजी काम किया। इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान रज़िया के टाइम पर उन्हें हेड बना दिया गया मदरसा नासिरी का, जो दिल्ली में था। तो पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, इसलिए उन्हें हर जगह हेड बनाया जा रहा था। सुल्तान रज़िया का रूल ख़त्म होता है और थ्रोन पर बैठते हैं सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, जो इनका प्रमोशन कर देते हैं, इन्हें बना देते हैं चीफ़ काजी पूरी सल्तनत का। पहले ये काजी थे सिर्फ ग्वालियर के एक जगह के, अब पूरी सल्तनत के ये चीफ़ काजी बना दिए गए। और इन्हीं के टाइम पे नसरुद्दीन महमूद के रूल में ही इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये इस्लाम की हिस्ट्री लिखेंगे। मिनहाज ने अपनी हिस्ट्री राइटिंग को बाकी लोगों की हिस्ट्री राइटिंग से अलग रखने के लिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसे तबक़ात सिस्टम कहा जाता है। ये तबक़ात सिस्टम क्या था? फ़ख्र मुदब्बिर और हसन निज़ामी, ये दो राइटर्स जो थे, इन्होंने अपने काम में यूनिटरी फॉर्म यूज़ किया। यूनिटरी फॉर्म में क्या करते थे? हर एक रूलर के पीरियड को एक यूनिट मानते थे। लेकिन मिनहाज ने अपनी हिस्ट्री राइटिंग में जो तबक़ात सिस्टम यूज़ किया, उसमें सिर्फ एक रूलर पर नहीं, उसकी पूरी डायनेस्टी पर काम किया था, और उसको एक सेपरेट सेक्शन में प्रेजेंट किया। सो दिस वाज द डिफरेंस। तबक़ात नसरी के जो लास्ट 5 सेक्शंस या तबके हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे रूलर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सेंट्रल एशिया, पर्शिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंगोल एम्पायर में चंगेज़ खान, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका राइज कैसे हुआ, उनको फॉल कैसे हुआ। एंड हमने पढ़ा कि गौरिद एम्पायर के अंडर इन्होंने काम किया था, इन्होंने भी, इनकी फैमिली ने भी।
रूलर्स ऑफ गौर के ऊपर जो उन्होंने अकाउंट लिखा है उसमें हमें एक ऑब्जेक्टिविटी दिखती है, फेवरेटिज़म नहीं दिखता। यानी जैसे उन्होंने गौरिद रूलर्स के अंडर काम किया, उनके लिए काम किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके फेलियर्स हैं उनको वो छुपाएं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। तो ऐसा ये बहुत इजी टास्क नहीं था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है जिसकी वजह से हमें मिनहाज के अकाउंट में ऑथेंटिसिटी दिखती है और बाकी लोगों के अकाउंट से उन्हें अलग करती है, उन्हें डिफरेंशिएट करती है। मिनहाज ने मंगोल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया। उन्होंने बताया किस तरह से मंगोल्स ने मुस्लिम रूलर्स की जो सिटीज़ थी, टाउन्स थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मिनहाज खुरासान से बिलोंग करते थे जो सेंट्रल एशिया में है, और मंगोल्स भी वहीं थे, सेंट्रल एशिया के ही थे मंगोल्स भी। तो उन्होंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया था कि मंगोल्स ने किस तरह से खुरासान में सबको परेशान किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद से एक्सपीरियंस करके अपनी राइटिंग्स में लिखी थी। तो इसीलिए जो लास्ट वाला तबका है वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारा मंगोल एम्पायर के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से उनका राइज़ हुआ, कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। अब सेक्शन 20 और 21 जो है वो इंडिया के लिए है, जिसमें मिनहाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तक की हिस्ट्री कवर की। अब इन सेक्शन में ना हमें मिनहाज की हिस्ट्री राइटिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर नज़र आता है, कन्वेइंग इंटीमेशन का। अब होता क्या था, आप अगर सुल्तान से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो तो आप सुल्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी के अंडर तो काम कर रहे हो। लेकिन मिनहाज अपने काम को लेकर बड़े कॉन्शियस थे और उन्होंने इसके लिए एक मेथड निकाला कन्वेइंग इंटीमेशन का, जिसका मतलब था कि अगर डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो तो इनडायरेक्टली बोलो। कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स। जो लिखा है उसकी डीप मीनिंग को समझो कि हिंट क्या दिया जा रहा है। तो इसी तरह मिनहाज ने इल्तुतमिश को डायरेक्टली तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया, पर उसके जो दुश्मन थे, उसके जो राइवल्स थे, उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया। तो ये एक तरह का इंडिकेशन था इल्तुतमिश की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का। तो आई थिंक इट्स सफिशेंट। हमने मिनहाज की पहले पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनकी हिस्ट्री राइटिंग देखी कि उनकी हिस्ट्री राइटिंग कैसी थी। तो इसमें 3 मेन चीज़ हमने देखी। पहली चीज़ थी कि उन्होंने तबक़ात सिस्टम अडॉप्ट किया। सेकंड, उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी दिखती है, कोई फेवरेटिज़म नहीं दिखता, इस वजह से उनका अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थर्ड चीज़ हमने देखी कि अपने किंग को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने एक मेथड निकाला कन्वेइंग इंटीमेशन का। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। व्हाई इज़ ज़ियाउद्दीन बर्नी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन ऑफ द सल्तनत पीरियड? ज़ियाउद्दीन बर्नी जो हैं सल्तनत पीरियड के ही थे। इन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में लिखा है। तो देखते हैं इनका क्या हिस्ट्री स्टाइल था। ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आ जाए, तो पढ़ते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंडो पर्शियन हिस्टोरियन रहे हैं। और इनकी पूरी फैमिली, यानी जैसे बाप दादा होते हैं ना, उनके ज़माने से ये दिल्ली सल्तनत के लिए काम करते हुए आ रहे थे। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ख़ुद भी दिल्ली सल्तनत के लिए काम किया और इसीलिए बहुत ज़्यादा अटैच थे दिल्ली सल्तनत के रूलर से। और उन्होंने सोचा कि कुछ लिखा जाए इनके रूलर्स के बारे में, तो इसीलिए इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी। 1266 में जब सुल्तान बलबन दिल्ली के थ्रोन पर बैठे, वहाँ से ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखनी स्टार्ट करी। उसके बाद फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक का अकाउंट के बारे में लिखा है, उनके स्टार्टिंग के 6 साल। अब पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग ना जो पहले से लिखी हुई आ रही थी, जो ट्रेडिशन था, उसमें हमें अब ज़ियाउद्दीन बर्नी की इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही में एक यूनिक सा फीचर दिखता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट का, जो पहले नहीं था। तो पहली बार किसी हिस्टोरियन ने अपनी राइटिंग्स में इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि उसके कॉज और उसके इफ़ेक्ट भी बताए। जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लिखी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी लिखी कि टैक्स लेने का क्या क्या प्रोसेस था, तो उसका उसने कॉज भी बताया कि किस कॉज की वजह से ये पॉलिसी बनी, और अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई तो इसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये पहली चीज़ थी जो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इंट्रोड्यूस की पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग में।
हिस्ट्री राइटिंग का पर्पज़ क्या है, क्या मकसद है लिखने का हिस्ट्री, इस चीज़ को भी ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक्सप्लेन किया है अपने अकाउंट्स में। और उनका मानना था कि हिस्टोरियन की जॉब सिर्फ रूलर्स के अच्छे कामों को हाईलाइट करना नहीं होता, जो भी उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं सिर्फ उसको एग्जैजरेट करना नहीं होता, बल्कि अगर हम हिस्टोरियन हैं और कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें जो रूलर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो हमें वो भी लिखनी चाहिए, उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। ऐसा ही कुछ एटीट्यूड मिनहाज सिराज जुज़जानी का भी था, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। तो उनके ये ज़ियाउद्दीन बर्नी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मिली होगी उन्हें अपनी हिस्ट्री राइटिंग लिखने के लिए। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने उस टाइम पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स, पोएट्स, सेंट्स, इन सब ने कैसे कल्चर को एनरिच किया, क्या रोल था उनका कल्चर में, कल्चर को एडवांस करने में, ये सब डिटेल्स भी दी हैं। बर्नी के राइटिंग स्टाइल ने काफ़ी हिस्टोरियंस को इंस्पायर किया और उन्होंने उनके आइडियाज़ को अपनी राइटिंग्स में फॉलो करने की कोशिश भी की। सो दीज वर द थिंग्स विच मेड ज़ियाउद्दीन बर्नी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन ऑफ द सल्तनत पीरियड। सो लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। अब हम मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा वो सल्तनत पीरियड के थे, अब हम मुग़ल पीरियड्स पर फोकस करेंगे। So first question is compare the writings of अबुल फजल एंड बदायूनी on अकबर्स reign। तो अकबर की पीरियड पर दो लोगों ने लिखा है, एक अबुल फजल और एक बदायूनी। दोनों की राइटिंग्स को हमें कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है ये ऑफिशियल हिस्ट्री में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन बदायूनी की जो मुंतखबुल तवारीख जो उन्होंने लिखी है ये नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री है, यानी ये इन्होंने ख़ुद से लिखी थी। इस रीज़न की वजह से हमें इन दोनों की राइटिंग्स में काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। तो पढ़ते हैं क्या है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि अकबर ने ऑर्डर दिया था अबुल फजल को अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए, और उन्होंने लिखना कहाँ से स्टार्ट किया? बाबर और हुमायूं के टाइम पीरियड से लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। अब सेकंड थिंग इज़ कि अबुल फजल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? सबसे पहली चीज़, अबुल फजल अकबर के बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे। 9 जेम्स जिन्हें नवरत्न कहा जाता है उनमें से एक अबुल फजल भी थे। बहुत रिस्पेक्ट करते थे अकबर की पॉलिसीज़ की। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे बारे में कोई बुक लिखी जाए और उसमें सब अच्छा हो और मुझे बहुत परफेक्ट दिखाया जाए, तो मैं उस इंसान को हायर करूँगी जो मुझे सपोर्ट करता हो, जो मुझे अप्रिशिएट करता हो। तो इन द सेम वे अकबर ने भी इस काम के लिए अबुल फजल को चुना। अकबर चाहते थे कि उन्हें हिस्ट्री में इंसान कामिल यानी परफेक्ट मैन की तरह याद किया जाए, जैसे होता है ना मसीहा। तो ये एक्सपेक्टेशन अबुल फजल ने उनकी पूरी की, उन्हें हिस्ट्री में इसी तरह दिखाया। अबुल फजल ने अपनी राइटिंग में अकबर को ऐसे शो किया है जैसे कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते, बल्कि उन्हें गॉड ने भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए। और उनका मिशन क्या है? लोगों को यूनाइट करना, लोगों के बीच पीस, हार्मनी लाना, ये उनका मकसद है। तो इस तरह से अकबर को दिखाना ये उस टाइम की नीड थी, क्योंकि सबके अलग अलग फेथ थे और अकबर ख़ुद मुस्लिम थे। तो अगर उन्हें एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री पर रूल करना था तो उन्हें यूनिटी की बात करनी ज़रूरी थी। भले ही अबुल फजल ने अपनी राइटिंग्स में अकबर को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया हो, बट फिर भी ये इनका अकाउंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं अकबर से रिलेटेड। अबुल फजल इस बात पर बिलीव नहीं करते थे कि हिस्ट्री में सिर्फ मुस्लिम रूलर्स के बारे में लिखा जाना चाहिए या उनके अचीवमेंट्स को इस्लाम से जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना कोलैबोरेशन और सपोर्ट के हिंदू रूलर्स और राजपूत रूलर्स जो हैं, अगर उनका हमें सपोर्ट मिलेगा तभी हम रूल कर पाएंगे। इसीलिए अकबर की स्टेट पॉलिसी में हमें यूनिटी दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है। अब ये थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, जिसकी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है, अकबर से पहले कौन कौन थे, बाबर थे, हुमायूं थे, तो उनकी हिस्ट्री लिखी है। सेकंड पार्ट में अकबर के टाइम पीरियड के इवेंट्स लिखे हैं, और थर्ड पार्ट जो आईने अकबरी है उसमें अकबर की पॉलिसीज़ को बताया गया है। अकबरनामा और आईने अकबरी से हमें अकबर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, पर फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली चीज़, अबुल फजल ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इसमें जिससे अकबर की रेपुटेशन ख़राब हो।
यानी अकबर के कोई फेलियर की बात ही नहीं है। जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ थी तो कोई ना कोई पॉलिसीज़ तो होगी ना जो सक्सेसफुल नहीं रही होगी, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो इकोनॉमिक डिटेल्स देते हैं आईने अकबरी में, तो उसमें पेजेंट्री या वर्किंग क्लास जैसे किसान वगैरह हैं, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी कंडीशन कैसी थी, हमें कुछ पता ही नहीं चलता उसके बारे में। यहाँ तक कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल, जिनका रेवेन्यू पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनका अबुल फज़ल ने कहीं जिक्र भी नहीं किया और अकबर को एज अ जीनियस दिखाया है। तो ये जितनी भी कमियां हमें दिखती हैं अकबरनामा में, जिन्हें अबुल फज़ल नहीं लिख पाए, वो सब कमी पूरी करता है तब मुंतखबुल तवारीख़, जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था, क्योंकि वो एक नॉन ऑफिशियल अकाउंट था। तो पढ़ते हैं उनके बारे में। अब्दुल कादिर बदायूनी जो पढ़ने लिखने के शौकीन थे और उन्होंने संस्कृत भी सीख ली थी, इसीलिए अकबर ने उन्हें महाभारत ट्रांसलेट करने को दी संस्कृत से पर्शियन में। इसके बाद इन्होंने मुंतखबुल तवारीख़ लिखी, जिसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था, सेकंड पार्ट में अकबर के बारे में लिखा था और थर्ड पार्ट में कुछ बायोग्राफीज़ लिखी हैं स्कॉलर्स, पोएट्स और सूफ़ी सेंट्स के बारे में जो अकबर के टाइम पर थे। इनके अकाउंट से हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं और इनके राइटिंग स्टाइल की ब्यूटी थी ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है कम लफ्ज़ों में अपनी बात पूरी कर देना, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बोलना, शॉर्टनेस रखना अपनी राइटिंग में। बदायूनी ने अपने अकाउंट में चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है विद इंडिपेंडेंट माइंड, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए हुए, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए उनका अकाउंट बहुत ही ऑनेस्ट हो जाता है, बहुत फ्रैंक हो जाता है। और अगर आपको अकबर के टाइम पीरियड में उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि अकबर का रूल कैसा था, तो आप दोनों बदायूनी का अकाउंट और अबुल फज़ल का अकबरनामा दोनों को साथ अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। अकबर की वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो फेल हो गई थी उनको भी बदायूनी ने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है करोरी सिस्टम का। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ थे, जैसे कि इबादत खाना में, जो अकबर का इबादत खाना था, उसमें रिलीजियस डिबेट्स चलती थी, तो इन कंट्रोवर्सीज़ की रियल पिक्चर हमें बदायूनी के अकाउंट से पता चलती है। सो इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द रियलिटीज़ ऑफ दैट टाइम, जो हमें बाकी अकाउंट से नहीं मिलती। सो ये था डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अब्दुल कादिर बदायूनी एंड अबुल फज़ल्स अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।